मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था उसके वजह से मैंने स्टॉप कर दिया था। फिर नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि हम लोगों को क्लास 12th में क्या ज़रूरत है, क्या बेसिक फाउंडेशन है, फाउंडेशन क्या है, क्या ज़रूरत है उससे पढ़ने से पहले, क्लास स्टार्ट से करने से पहले। तो मैं बात कर रहा था कि आप लोगों के लिए, अगर आप जानते होंगे, आप क्लास 11th पढ़े हैं तो आप इस चीज़ को जानते होंगे कि वेक्टर क्या होता है। सिर्फ वेक्टर क्या होता है ये नहीं जानना है, वेक्टर से रिलेटेड सारे टर्म्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एडिशन जो होता है, एडिशन जो वेक्टर है उसका जो सारे ऐड कैसे करते हैं हम लोग, सारा चीज़ आपको जानना है वेक्टर से रिलेटेड। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आपको निकालने के लिए, अगर मान लो कोई दो वेक्टर है, ये वेक्टर और बी वेक्टर, पूछेगा कि ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बताइए, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसके बाद इसका बोलेगा कि मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। और बहुत जगह पे रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए बहुत ही जगह पे आपको काम देगा। और जब बोर्ड के लिए बच्चे अगर एक्सप्रेशन जब करेंगे तो ये बहुत जगह पे यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम देता है। तो आपको सबसे पहले वेक्टर को एक बार ज़रूर, वेक्टर का जो चैप्टर है वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, वेक्टर। दूसरा जो बात है, वेक्टर पहला ये आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा जो आपको डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है, डिफरेंशिएशन सबको आना चाहिए। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये आपको आना चाहिए। जो बच्चे नहीं पता है वो आप इसको ज़रूर पढ़ लें, और नहीं पता है तो आप हमें राय देकर बोलिए कि सर हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता है, आप कांटेक्ट कीजिए, मैं उसको समझाऊंगा, डिटेल से बात करूंगा और मैं आपको उसको अलग से क्लास लूँगा। तीसरा जो आपको पढ़ना है बेसिक चीज़ में, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन भी बहुत ज़रूरी, बेसिक इंटीग्रेशन, ज़्यादा बड़ा इंटीग्रेशन नहीं, जो बेसिक चीज़ में फिज़िक्स में पढ़ाया जाता है वो इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत करने आना चाहिए। वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। चौथा चीज़ एक बात और बोलूँगा कि ग्राफ, कोई भी चीज़ को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी फिज़िक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में, जेईई मेंस के एग्ज़ाम में ग्राफ से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन रहता है। तो ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सब का ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। कोई इक्वेशन दे दिया उसको तो पहचानना पड़ेगा, या कोई ग्राफ दिया तो उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ। कोई ग्राफ दिया है, जैसे कि मान लिया जाए एक ग्राफ हम स्ट्रेट लाइन का खींचते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स के जगह में कोई दूसरा कोई चीज़ होता स्पीड, और यहाँ पे दे देता मान लिया जाए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और स्पीड के साथ क्या कैसा ग्राफ है, ये ग्राफ से आपको समझाने बोलेगा कोई, तो आपको ये ग्राफ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, ये सारा चीज़ आप जान रहे हैं। नेक्स्ट जो बात करूँगा, आप फिज़िक्स क्लास 12th, ये सब बेसिक फाउंडेशन है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे क्लास 12th का कुछ पार्ट्स को, जो हम लोग अध्ययन करेंगे। वो सब जो पहला हम लोग यूनिट पढ़ेंगे वो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पहला यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा यूनिट जो है आपका दूसरा यूनिट हो जाएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा जो यूनिट हो जाएगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एंड मैग्नेटिज्म। चौथा यूनिट जो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। पांचवा जो यूनिट हो जाएगा आपका
मैग्नेटिक वेव। ये 5 यूनिट जो है और 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग में कवर करेंगे। ये 500 यूनिट को हम एक नाम दे सकते हैं, इस नाम को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम देते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस पांचों को मिला के हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह सकते हैं। दैट मीन्स फिजिक्स के क्लास 12th में ये हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरा पढ़ना है। और अगले 5-6 महीना का जो कोर्सेस होता है, मीन्स आधा से ज़्यादा जो होता है फिजिक्स क्लास 12 का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पढ़ना। बाकी जो चीज़ है वो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट आ जाता है, तो उसको हम लोग आगे भी देखेंगे। तो ये 5 यूनिट होता है। उसके बाद जो यूनिट है वो आपका है ऑप्टिक्स। उसके बाद जो है आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद हम लोग एटम एंड न्यूक्लियाई से पहले ऑप्टिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एंड रेडिएशन और नेक्स्ट हम लोग एटम एंड न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड फाइनली 10th में हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। इस प्रकार से ये हम लोग 10 यूनिट हो गया। हम लोग 10 को अध्ययन करेंगे। ऑप्टिक्स अपने में एक बहुत बड़ा यूनिट है। प्रकाश जो क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। ये सारे पार्ट्स को हम लोग मॉडर्न फिज़िक्स में रख सकते हैं। मॉडर्न फिज़िक्स हम लोग इसको नाम देते हैं। बेसिकली फिज़िक्स क्लास 12th में 2 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिज़िक्स। दैट इज़ ये दोनों यूनिट, अगर 2 ही यूनिट है बेसिकली, और जो हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या सबसे पहले देखिए बच्चों, हम बता देना चाहेंगे कि ये सारे यूनिट्स से पढ़ने से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि कहीं कहीं देखते हैं कि इधर से भी स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके बिना आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो से कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रो प्लस हम लोग कह सकते हैं स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो से मतलब है इलेक्ट्रॉन का, मीन्स चार्ज का, और स्टैटिक्स से मतलब है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट या स्टेशनरी। मीन्स यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज कहाँ पे होगा? रेस्ट में। सो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। सो हम लोग बच्चों, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ physics which deals with the study of
द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ध्यान में रखेंगे एट रेस्ट में होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज एट रेस्ट के फिनोमिनन को जानने से पहले, इससे होते हुए क्या क्या फिनोमिनन घटना होगा, ये सब होने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि चार्ज क्या होता है। हम लोग समझेंगे सबसे पहले चार्ज क्या होता है। तो चार्ज के बारे में हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में बच्चों इसको आप अच्छे से समझिएगा कि चार्ज के बारे में क्या कंसेप्ट है। इसको हम लोग सिंपली चार्ज भी कहते हैं या इसको सिंपली इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं, कोई आइटम की बात करूँ, थोड़ा सा एक पार्ट्स लेता हूँ मॉडर्न फिजिक्स का, उसमें एटम एंड न्यूक्लियाई का और एटम्स की थोड़ी बात करेंगे। सब्सटेंस के बारे में आप जानते हैं, सब्सटेंस होता है, सपोज दैट दिस इज सब्सटेंस, सब्सटेंस एंड सब्सटेंस के इनसाइड में, सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, सब्सटेंस जो बना होता है बहुत सारे आइटम्स को मिलके, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो सपोज दैट कि इस सब्सटेंस का यहाँ पे एक आइटम है और आइटम के अंदर में आपको जैसे कि रदरफोर्ड, ये सब जो मॉडल हम लोग पढ़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ पे हम लोग बहुत सारे बातों को डील किया गया है, आप जानते हैं। फिर भी इतना ध्यान में रखना, अभी उतना हम बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी नॉलेज के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर आइटम है और आइटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है कलेक्टिवली और इसको हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होती है। अब ये बात ठीक है, ये आप जानते हैं। आपको एक बात और कंसेप्ट दूंगा, ये कंसेप्ट अभी ठीक है आप समझ रहे हैं, एक कंसेप्ट ये दूंगा, आप ग्रेविटेशनल को पढ़ें, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में अध्ययन किए कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन के बारे में आप जानते हैं कि कोई दो बॉडी होगा, दो बॉडी होगा, दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स होता है, बहुत बड़ी बॉडी के लिए ये हम लोग बात करते हैं। तो अगर दोनों बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आता है मास की वजह से, ड्यू टू मास, मान लो m1 है, इसके पास m2 है, तो मास के वजह से जो फोर्सेस आती है वहाँ प्रोड्यूस होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो ये ग्रेविटेशनल होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मास अगर है तो उसमें क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस पे। तो आपको ये भी पता होगा कि कोई भी बॉडी, दुनिया का कोई ऐसा बॉडी नहीं है जिसके पास मास नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि विदाउट मास एनी बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट। बिना मास के कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। मीन्स अगर कोई बॉडी है तो उसके पास मास है, दैट मीन्स सब में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो यहाँ पे जब साइंटिस्टों ने इसका एनालिसिस कर रहा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, तो मैं ऐसा कंसेप्ट आया कि वहाँ पे एक नया फोर्स आता था। जब ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, तो देखा गया ये दोनों में कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मासेस है, क्योंकि इसके पास भी मासेस होगा तो इसके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन के साथ देखा गया तो इसके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा देखा गया। मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में यहाँ पे देखा गया। इसके पास यहाँ चेक किया गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास
मासेस के वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, सपोज दैट क्या है Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके अतिरिक्त जब देखा गया कि अरे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू अगर मान लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कोई वैल्यू Fg है, अब उसके बाद देखा गया कि Fg से भी कोई एक ताकतवर फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहां पे देखा आखिर ऐसा कौन सा फोर्स आ रहा है, तो साइंटिस्टों ने बोला कि अरे ये एडिशनल कोई चीज है, एडिशनल प्रॉपर्टी आ रहा है, तो उसमें बोला गया कि एडिशनल यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आ रहा होगा, मीन्स मास के वजह से वो प्रॉपर्टी, मास के वजह से Fg आ रहा था फोर्सेस, अब यहाँ पे कोई अतिरिक्त चीज आ रहा था जिसका नाम हमको नहीं पता था, साइंटिस्टों ने एनालिसिस किया और बताया कि आखिर Fg से भी बड़ा कौन सा फोर्स आ रहा है, Fg से बड़ा कोई फोर्स आ रहा था, तो देखा गया कि उसको बोला गया कि नहीं ये एडिशनल प्रॉपर्टी है, ये इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में एडिशनल प्रॉपर्टी, लेकिन यही चीज इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में देखा गया तो इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं आया, तो एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं आया। फिर उसके बाद देखा गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लेते हैं तो इसमें भी एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं आया, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों में कुछ ना कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इसके पास कुछ ना कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी आ रहा है, उस एडिशनल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो पाया गया उसको नाम दिया गया, यहाँ पे बोला गया, साइंटिस्टों ने बोला एक्स्ट्रा, क्या बोला गया कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, क्या आ रहा है एक्स्ट्रा फोर्स, सपोज दैट कि एक्स्ट्रा फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Fe फॉर एक्स्ट्रा, तो Fe एक्स्ट्रा फोर्स जो बहुत ही ज़्यादा आ रहा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक्स्ट्रा फोर्स जो आ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो आ रहा था बहुत कम आ रहा था। एक पॉइंट यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा Fe ग्रेटर देन Fc। आगे चल के साइंटिस्टों ने सोचा कि एक्स्ट्रा वर्ड तो ये आम दैनिक लाइफ में यूज करते हैं, तो आगे इसी एक्स्ट्रा को बना दिया इलेक्ट्रिक, वो जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा था उसको हम लोग नाम दे दिया इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब होता है एक्स्ट्रा, इस बात को ध्यान में रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वर्ड मीन्स एक्स्ट्रा मीन्स इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मीन्स एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा फोर्स दैट मीन्स इसको हम लोग नाम दे सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स मीन्स इसके पास अब जो एडिशनल प्रॉपर्टी आ रहा है उसका नाम दिया गया चार्ज और इसको बोला गया इलेक्ट्रिक फोर्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से इन कंपेयर टू बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी कुछ आगे अलग हो गए। उसके बाद फिर न्यूक्लियस में आया तो न्यूक्लियर फोर्स, फिर आगे इस तरह का बात आता है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो एडिशनल प्रॉपर्टी आया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो एडिशनल प्रॉपर्टी आया, उस एडिशनल प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। सो हम लोग डेफिनेशन अगर बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या